हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले क्या क्या कंप्लीट कराया है, हमने इन्वायरमेंट की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है। इसके साथ साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, साइंस भी आपका कंप्लीट हो गया है और हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया है। जिसने उसको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें जाके सारे जो है सब्जेक्ट को पूरा कवर कर सकते हैं। ये आपके सारे 4 सब्जेक्ट आपके पूरे कवर हो चुके हैं, तो आप पूरा जो है 1 बाय 1 एक करके सब एक-एक करके सारा जो है देख डालिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार इसको रिपीट करिए, जिससे जो है आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएँगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा पॉलिटी के साथ-साथ आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो गई है, अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कराएँगे और आपका मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है। साइंस में हमने बायो कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके बाद में हम कंप्लीट कराएँगे। अभी हम आज की सीरीज़ क्या है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है, इसको देखने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाके 1-2 चैप्टर भी देख लीजिएगा। चैप्टर 3 क्या है, सरकार की शासन प्रणाली। चैप्टर 3 किससे संबंधित है, सरकार की शासन प्रणाली से। इसको हम देखेंगे। हमारा डेली का जो है 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें हमारी टोटल 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप लोग चारों को देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज़ का। अगर आप एक वीडियो देख के 3 को स्किप करेंगे तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपके 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लेने के लिए आप लोग एक वीडियो को कई बार देखेंगे, तब आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएँगे और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो पावर है वो किसमें निहित है, तो वो संसद में है। किसमें निहित है, संसद में है। इसको हम देखेंगे पूरा जो है डिटेल में। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन करके 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31+1 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। हमने क्या देखा इसमें कि संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 को पारित किया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है उसमें 31 मतलब 30+1 से बढ़कर कितनी कर दी गई है, 34 कर दी गई है, जिसमें जो है 33 अन्य न्यायाधीश है, एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। जो एक जो संख्या है किसकी है, मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। दूसरा क्या है, राज्यसभा के अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन है जो ये कहता है कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 75 क्लास 3 है। 75 जो है 75 क्लास 3 जो है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, तथा राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने
का अधिकार नहीं है। अतः जो है ये प्रश्न के अंतर्गत क्या है, 1 और 2 दोनों ही सही है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। दूसरा क्या है, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके? भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उपप्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। भारत के संसद को कानून निर्माण करने की जो पावर है निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त है? भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उपप्रदेश मतलब डोमिनियन, भारत विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति पर। भारत की संसद की भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेशों उपप्रदेशों के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितना है? 60 दिन की अवधि में बिना अनुमति के कितने दिन संसद की अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमने फुल जो चैप्टर जो कंप्लीट करवाया है, जो हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही थी, जिसको हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर जो है हमें पूरा 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। तो पूरा जो है टारगेट मेरा जो यही है कि पूरा सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कराते हैं। अगर टाइम बचता है तो वाली सीरीज़ आपकी फिर से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे ही आपका जो ये एग्ज़ाम हो जाता है हम फिर से जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको भी स्टार्ट करेंगे। वो सीरीज़ आपके लिए जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हों या जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले हम पूरा डिटेल में चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा कंप्लीट कराते हैं डिटेल में। तो जिसने जो है उसको नहीं देखा है, अगर आपको लगता है कि उसको देखना चाहिए तो आप जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बिना अनुमति के किसी दिन बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन, सत्रावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। सबसे पहले जो है संसदात्मक जो सरकार आरंभ की गई है, कहाँ पे की गई है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार जो संसदात्मक सरकार कहाँ से आरंभ की गई है, या जो हमारे जो भारत का जो संसदात्मक सरकार का जो संसद की जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कथन है और कारण है। कथन और कारण क्वेश्चन के बारे में तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। अब चूंकि हमने क्या बताया था, जब भी आपके सामने कथन और कारण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि कथन और कारण जो बात जो कह रहे हैं वो दोनों सही है, सत्य है या नहीं है।
अगर आपको लगता है कि जो दोनों बातें हैं वो सत्य हैं, तो आप दूसरे उसमें क्या देखेंगे कि अगर दोनों बातें सत्य हैं, तो जो कथन और कारण, जो कारण दिया हुआ है, तो वो कथन के बारे में ही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कथन और कारण है तो सही ही, लेकिन जो कारण है यहाँ बता रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कारण क्या कहता है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो यहाँ एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या है कि कथन और कारण है तो दोनों सही, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है। यह क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है, अभी हमने देखा था। और संसदात्मक जो संसदीय प्रणाली जो ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था जो ली गई है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन को इसका संसद की जो है जननी के रूप में जाना जाता है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के संविधान में राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना जाता है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण। कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कथन क्या है? मंत्री जो है नीति बनाते हैं और लोक सेवक क्या करते हैं? जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? जो मंत्रियों के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है, आप उसको जो है आप उसका समुचित ढंग से जो है क्रियान्वयन करेंगे कि उसको जो है जिसके लिए वो नीति या पॉलिसी जो बनाई गई है, तो उसका उस व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोगों की होगी, क्योंकि आप लोगों को पब्लिक सर्वेंट बनना है। नेक्स्ट क्या है? इसका कारण क्या है? संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो सिद्धांत कार्य करता है। तो इसमें क्या है? क्या क्वेश्चन था कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। दूसरा क्या है? कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है सिद्धांत कार्य करना है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फिर से हम देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का उत्तरदायित्व संसद पर है। नीति बनाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लोक सेवक को जाता है। एक मंत्री का उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता में संघवाद की ओर खिसकी है? 1980 के दशक में। 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी है। 1980 के दशक में कांग्रेस का केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ा है, जिससे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ है। इन सरकारों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की है, जिसमें कुछ मांगों को केंद्र ने मान लिया है और अन्य मांगों पर विचार के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया है। तो आपसे जो है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों से संबंधित जो है आयोग कौन सा है? तो सरकरिया आयोग है। क्या हमने देखा था 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी है, और 1980 के दशक में कांग्रेस का केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ा है, जिससे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ है। इन सरकारों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की है, जिससे कुछ मांगों को केंद्र ने मान लिया है और अन्य मांगों पर विचार के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कौन से लक्षण हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फिर से देखेंगे, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। हमारे संविधान ने शासन की संसदीय प्रणाली स्वीकार की है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका का सुंदर समन्वय होता है। इनमें कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के एक समूह के हाथ में होती है, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदन में बहुमत रखते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? कौन सा है? प्रधानमंत्री का पद है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की व दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सम्राज्ञी किसी नाम से हो सकती है तथा दूसरी व्यवस्था वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो कौन होता है? संसद। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका क्या अभिप्राय है? मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं को उजागर नहीं कर सकते हैं। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? किसके? राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती है। जैसा कि 22 ने लिखा है, संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। कारण है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो कार्यपालिका एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और ये सारी चीज़ें हमने जो हमारा जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ थी पूरा हमने फुल उसमें डिटेल में कवर किया है। जिसके पास भी टाइम है सफिशिएंट तो आप उसको जाके देखिए। जो भी बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका जो है अभी का ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं है, अगर आपसे हो सके तो आप पूरा जो है जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है अत्यधिक शक्तिशाली होता है और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके लिए? जनता के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है जनता के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका निचले सदन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। अध्यक्षीय सरकार शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 का 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गणतंत्रीय अवधारणा से
संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो कौन सा नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है, तो ये गलत है। भारत में गणतंत्रीय अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है तथा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान को सौंपी जाती है। इसलिए भारत की गणतंत्रीय सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत से बनती है। अतः राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, अपितु शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि आती है, जो संविधान द्वारा निश्चित अपने क्षेत्र की शक्तियों का समुचित संचालन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिया है। कथन है कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो कथन आपका गलत है और कारण सही है। शासन की दो प्रणालियाँ अध्यात्मात्मक संसदात्मक में भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति वाचन, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन। फिर से देखेंगे, प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन है, समिति अवस्था है, प्रतिवेदन अवस्था है और क्या है? तृतीय वाचन है। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य के द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। प्रत्येक सदन के साधारण विधेयक समान चरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम विधेयक पर अधोलिखित 3 वाचन होता है। प्रथम वाचन में क्या है? किसी विधेयक का पेश होना उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन में क्या है? इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं, जिनके नाम साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था और प्रतिवेदन अवस्था। विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंपा जाए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए, विधेयक के प्रति जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए। इसके पश्चात विधेयक तृतीय वाचन होता है, जिसमें विधेयक को संपूर्ण रूप से पारित किया जाता है। इस पठन में विस्तृत बहस नहीं होती है और ना ही संशोधन पेश किया जाए। इस प्रकार साधारण विधेयक प्रत्येक सदन में इन्हीं 3 चरणों से गुजरता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण। कथन है कि संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 2 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। कारण है कि संसद में दिए गए किसी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत लिखित और मौलिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19 का 2 के तहत इस पर युक्त निर्बंधन है, अर्थात भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद तथा अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है। संविधान के अन्य प्रावधानों और सदन के स्थायी आदेशों के अधीन संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और संसद में भाषण और मतों की न्यायिक जांच से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। संसद के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं।
इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार से किया गया है। नए राज्यों के प्रवेश का गठन, नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं, संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राज्य भाषा जो कि आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान, 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्या है, संघीय व्यवस्था। इसको हम देखेंगे। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों का एक यूनियन के रूप में। भारतीय संघवाद को संविधान में राज्यों के एक यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या हमने देखा है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों का एक यूनियन के रूप में, मतलब राज्यों के एक संघ के रूप में। भारतीय संघवाद को संविधान में राज्यों के एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो उसमें क्या लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? तो कौन से कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे में हो। राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित या उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख कर है। इस तरह भू राजस्व कर ऐसे कर होते हैं जो पूरी तरह से राज्यों के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहाँ के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्यों का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान। दूसरा क्या है, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता है लिखित और कठोर संविधान। अब आप ये जो क्वेश्चन है आपका मेंस में भी पूछा जाता है। हम जब मेंस की क्लास करवा रहे थे तो उसमें हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया है। आप लोग का जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है या जो भी बच्चे जो है 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी, हमारी जो मेंस की वीडियो जो चल रही हैं उसको भी ज़रूर देखिए, जिसमें हमारा जो है डेली का 5 क्वेश्चन के कंप्लीट हम करवाते थे, उसको जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? लिखित और कठोर संविधान, संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, द्विसदनीय संघीय विधानमंडल, समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो संघ और उनकी इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों का समाधान करने हेतु अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन और कारण दिया है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ये किसने कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था, क्वासी हुइयर ने कहा था। केसी हुइयर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था। किसने? केसी हुइयर ने कहा था। कारण क्या है? भारतीय संविधान, आप लोग इसको एक बार जो है चेक जरूर करिएगा कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है। ये हुइयर ने कहा या किसी और ने कहा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कथन क्या है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण क्या है? भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक विशेषता भी है। तो इसके अंतर्गत जो हमने क्या देखा कि कथन और कथन है, इसमें क्या देखा था कि जो है ए तथा कथन ए है और जो दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। इसमें क्या है? सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या कहता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कथन है। कारण क्या है? भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक विशेषता भी है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान विशेषज्ञ दुर्गा दास बासु के अनुसार भारत में न तो विशुद्ध रूप से संघवाद है, न ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है।
यह एक विचित्र प्रकार का संघ है। राजनीतिक विचारकों ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघीय ढांचे से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ किसी तरह से संघवाद है, किसी तरह से संघवाद है भी, इसमें अनेक एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन और कारण दिया है। कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्या है क्वेश्चन? कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। दूसरा क्या है? कारण है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। इसमें एकात्मक और संघात्मक विशेषताएं हैं, जैसे कि केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन। इसीलिए केसी हुइयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। अभी जो कि हमने बताया कि किसने कहा था, तो किसने कहा था? केसी हुइयर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संघ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें क्या है, यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये आपका जो है गलत है। भारतीय संघ की विशेषताएं निम्नलिखित है। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, भारतीय संघ के पास लिखित व कठोर संविधान है, भारतीय नागरिकता गहरी है, एकात्मक की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। क्या था? इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का मुख्य कारण था भारत देश में जाति, धर्म, भाषा भिन्नता सर्वाधिक है। भारत का संविधान मुख्यतः संघात्मक है क्योंकि इसमें संघ सरकार के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान लिखित, सर्वोच्च, निश्चित और एवं स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक संरचना परिसंघ है। इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है। अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 और वर्तमान में इस संघ के जो है सदस्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यिक विवादों की जांच के लिए एक अंतर्राज्यिक परिषद की स्थापना कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि 28 जो है राज्य हैं भारत में और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, संघात्मक राज्य में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। किससे? संविधान के संशोधन के द्वारा। संविधान में की सर्वोच्चता संघात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्व लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता इसका लक्षण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं, एकल संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जबकि अन्य विकल्प संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो है
आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी। आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे डेली का जो है 2 घंटे का मतलब डेली का हमारा जो है कितना 2 घंटे का कंटेंट रहता है। आप और उसमें जो है 30-30 मिनट की जो है 4 वीडियो रहती हैं। जो भी बच्चे सिर्फ एक वीडियो देख के तीनों को जो है अगर स्किप करेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, आप जब हमारी सारी वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ फिल्म्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।